हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपके अपना यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम सूत्र में स्वागत करते हैं। तो अगर आप यूपी एसएससी पीएटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और 80 प्लस नंबर अगर लाना है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज हम लोग सिंधु सभ्यता से इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आपकी सिंधु सभ्यता से हर साल 1 से 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो मैं आज आपको पूरे थ्योरी और सभी महत्वपूर्ण तथ्य और एग्जाम में आने वाले पॉइंट को आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके अन्य नाम क्या थे। अन्य नाम में इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और यह प्रथम नगरीय क्रांति थी। इसका अगर हम समय की बात करें तो काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, लेकिन कहीं कहीं काल इसका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है और यह त्रिभुजाकार है। इसकी अगर लिपि की बात करें तो यह भाव चित्रात्मक है जो ब्रुस्टेड फेंड शैली में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें मूल चिन्ह जो थे वो कितने थे तो 64 और अक्षर कितने थे 250 से लेकर 400 है। इनकी राजधानियां कहाँ थी तो स्टोर पिंगांग ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता का की विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था। तो देखिए उत्तर में जब हम चलेंगे, उत्तर में ये देखिए ऐसे जब हम उत्तर में चलते हैं तो उत्तर में मंडा आता है, मंडा। ओके, मंडा जो जम्मू कश्मीर, कहाँ पर जम्मू कश्मीर, और यहाँ नदी कौन सी है तो चेनाब नदी है। ठीक है, इसी तरह जब आप दक्षिण में आओगे यहाँ पे तो दक्षिण में क्या आएगा अहमदाबाद, और यह कहाँ पर है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर नदी कौन सी है तो गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसको प्रवरा नदी भी कहा जाता है। फिर पूर्व में आते हैं तो आलमगीरपुर। ओके, आलमगीरपुर यानी मेरठ, या इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहेंगे। और यहाँ पर नदी कौन सी है हिंडन, जो यमुना की सहायक नदी है। फिर इसी तरह जब आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पश्चिम में सुटका गिरडोर जो बलूचिस्तान का है, और यहाँ पर नदी कौन सी है तो दास नदी है। उसके बाद देखें तो इस पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि इसकी सिद्धांत यानी उत्पत्ति का इसका सिद्धांत अलग अलग। जैसे विदेशियों ने बोला कि जैसे मार्स और गार्डन और डीवी, ये इन्होंने बोला क्या कि यह लोग कहाँ से आए थे। ओके, तो यह मेसोपोटामिया की देन है, यानी यह इनका मानना था कि यह मेसोपोटामिया से लोग आए थे। उसी तरह दूसरा देखा जाए कि देसी उत्पत्ति, जिसको द्रविड़ उत्पत्ति भी बोला गया, तो राखलदास बनर्जी ने बोला कि यह क्या थे, ये देसी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद स्थानीय संस्कृति, कुछ लोग देसी उत्पत्ति में अपनी स्थानीय संस्कृति भी मानते हैं, जैसे अमलानंद घोष और डीपे अग्रवाल। यह राजस्थान की एक स्थानीय संस्कृति से इसकी विकसित मानते हैं। और कौन, अमलानंद घोष, ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया अमलानंद घोष का। ओके, उसके बाद कुछ संस्कृति बोला गया क्या कि यह ईरानी बलूचिस्तान की संस्कृति से। ओके, कौन कौन मानते हैं तो ये फेयर एक सर्विस थे और रोमालिया के थापर थे। इनका मानना था कि यह ईरानी बलूचिस्तान से आए हुए थे, सभ्यता का विस्तार माना जाता है। उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पर थे। ओके, तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा का अगर उत्खनन वर्ष देखा जाए और यह खोजकर्ता कौन थे तो दयाराम साहनी ने 1921 में इन्होंने इस सभ्यता की खोज की। और यह कहाँ पर है तो रावी के बाएं तट पर है। ओके, यह स्थल कहाँ पर है तो रावी के बाएं तट पर है। इसका वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह पाकिस्तान में है। ओके, और यह इसका अन्य तथ्य में देखिएगा कि यह पिंगांग ने इसे अर्ध अयोगिक नगर कहा। ओके, और यह हड़प्पा जो सभ्यता थी, स्थल जो था, यह 2 पार्ट में डिवाइड था। ओके, इसे मान लीजिए बीच में नदी है, 2 पार्ट में ये डिवाइड था। तो इसकी जो पूर्वी तट थी, यानी ये वाला जो तट था, इसको नगर बोला गया। ओके, नगर बोला गया।
और नगर का मतलब इसमें सामान्य लोग रहेंगे किधर, पूर्वी तट की तरफ। और जो पश्चिमी तट बोला गया ये क्या थी, यह दुर्ग था। दुर्ग का मतलब इसमें राजा ये सब लोग रहते थे। ओके, यानी यहाँ दुर्ग बोला गया। यानी हड़प्पा सभ्यता दो पार्टों में डिवाइड थी। यानी पूर्वी जो था वो आपका नगर कहा जाता था और पश्चिमी टीला जो था वो कैसा था, दुर्ग था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किए। कब किए, 1922 में किए। और यह कहाँ पर है, तो सिंध के दाएं तट पर है। और आज के जो सिंध के पाकिस्तान है ओके, लहरकाना, वहाँ पर इसकी वर्तमान की आज की स्थिति है। सिंधी भाषा में अर्थ है क्या, मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ जनतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ओके, चनहुदड़ो को देखते हैं। चनहुदड़ो ये एन मजुमदार ने 1931 में किया और इसका उत्खनन क्या बोलते हैं, मैके ने 1935 में किया। और ये कहाँ पर है, तो सिंध नदी के पास में है। और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ओके, चनहुदड़ो को देखते हैं अन्य तथ्य में। तो इसकी पूर्ति मतलब पूर्वोत्तर जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी के अवशेष मिलते हैं। और यह एक क्या था, आयोगिक केंद्र भी होता। कौन, चनहुदड़ो। आगे देखते हैं लोथल को। तो लोथल देखें तो ये एस आर राव ने 1955 में इसकी खोज की है। और यह भागवा नदी के किनारे है। और आज का वर्तमान कहाँ पर है ये, तो अहमदाबाद गुजरात में है। ओके, तो ये क्या थे, लोथल जो था यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। और यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल भी था। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। आगे देखते हैं तो कालीबंगा। कालीबंगा देखें तो ये अमरनंद घोष ने किया 1991 में। और इसका उत्खनन जो है बीबी लाल और बी के थापड़ ने 1951 में किया था, अरे सॉरी 61 में किए। और ये आज का कहाँ पर, तो घग्गर के बाएं तट पर कालीबंगा है। और वर्तमान में कहाँ स्थिति है, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। तो कालीबंगा का अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है क्या, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ हड़प्पा पूर्वी और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। ओके, कहाँ पर, कालीबंगा में। उसके बनावली में देखते हैं तो बनावली RS बिष्ट ने 1973 में सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित है। और यह आज के वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पर है, तो फतेहाबाद हरियाणा। और यह कालीबंगा की तरह यहाँ भी हड़प्पा पूर्वी और हड़प्पा कालीन दोनों की संस्कृतियों का अवशेष यहाँ भी मिलता है। कहाँ पर, नियोजन को देखते हैं, सिंधु सभ्यता के नव नियोजन कैसी थी। तो यहाँ पर ग्रेनेड सिस्टम था। ग्रेनेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सड़क थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ओके, और शतरंज के विस्तार जैसे ओके ऑक्सफोर्ड सर्वे जैसे देखो ये दिखाया गया है। ओके, ऐसी इनकी क्या थी, ग्रेनेड ये सिस्टम थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद दरवाजे जो थे ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर ओके किधर, पीछे की गलियों में खुलती थी। लेकिन एक अपवाद भी दिखता है लोथल में। ऐसे देखिए, ये किधर खुलती थी, गलियों में खुलती थी। ईंटें जो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और अनुपात ईंटे का रखा गया है 4:2:11 का। ये ईंटे का क्या रखा गया है, अनुपात रखा गया। उसके बाद जुड़ाई, ईंटों को जोड़ने के लिए ओके जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग भी हुआ है। ओके, फिर जल निकास के लिए यह अत्यंत उन्नत नाली ढकी हुई थी और गंदी थोड़ी दूर पर ओके मेन होल भी बने हुए हैं। ओके, यानी ये नालियाँ क्या हुई थी, ढकी हुई थी। और कुछ दूर पर क्या आता है, एक मेन होल होता है जहाँ से गंदगी साफ की जाएगी। तो ऐसी जल निकास के लिए नालियाँ जो थे वो मेन होल के माध्यम से आगे देखते हैं। अब इसके प्रमुख स्थल और उनके साक्ष्य को भी देखते हैं, पढ़ते हैं।
तो पहले हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की अगर स्थिति की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर, ओके, बाएं तट पर ये क्या है, ये स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। इसके प्रमुख तथ्य क्या है उसको देखिए। तो 12 कस्बों वाले एक अन्नागार है, यानी ये 6-6 पंक्तियों में है। ओके, उसके बाद श्रमिक आवास यानी बैठने के लिए भी यहाँ व्यवस्था बताई गई है। दूसरा R37 कब्रिस्तान और एज कब्रिस्तान, मतलब यहाँ बताई गई है कि हड़प्पा के जब आप साउथ में चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर कुछ ऐसी कब्रिस्तानें पाई गई है, कुछ हड्डियाँ पाई गई है जो बताया जाता है कि ये विदेशी कब्र थे। कैसी थी? विदेशी कब्र। ये कहाँ पर? हड़प्पा के साउथ तरफ चलेंगे। उसके बाद शंख का ढेला भी है। ओके, उसके बाद उर्वरता की देवी यानी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे का भी यहाँ साक्ष्य मिला है। उसके बाद मृत भांड का चित्रण का, मतलब मृत भांड है उस पे ये देखो, ये वाला, इस पे मृत भांड का चित्र बना हुआ बर्तन पर दिखता है। ओके, गौड़े और झोंक के दाने हैं। ओके, उसके बाद पीतल का इक्का भी मिला है और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। ओके, मोहनजोदड़ो को देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहते हैं। ओके, साक्ष्य इसके देखते हैं, अलग अलग साक्ष्य क्या थे, तथ्य क्या थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत से अश्नागार मिले हैं और जॉन मार्शल ने इसे तंतकाली, क्या लिखा है, तंतकाली, ओके, तंतकालीन विश्व का, ओके, आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ओके, यानी यह तत्कालीय विश्व का अर्ध आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और इसका फर्श जो होते थे वो पक्के ईंटों का होता था। ओके, इनका जो फर्श होता था वो पक्के ईंटों का था। उसके बाद विशाल अन्नागार जो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। उसके बाद महाविद्यालय भवन सभा का भी निर्माण देखा गया। काश की नृत्य की मूर्ति। ओके, उसके बाद पशुपति शिव की मोहरे। ओके, योगी का मुद्रा, 3 मुख, चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, ये देखिए। ओके, और पैरों के पास 2 हिरण, यह पशुपति शिव के मोहरे थे। उसके बाद मूर्ति, कपड़ा और गले हुए तांबे के ढेर भी मिले। फिर कुंवर वाले बैल के भी मोहर मिले हुए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जितने भी अधिकतम मोहरें थी यहाँ मिली हुई थी, यानी सर्वाधिक मोहरें यहीं से मिली। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो से। लोथल को देखते हैं। लोथल जो एक बंदरगाह था, साक्ष्य को देखते हैं तो यह पेरिस के मोहरे जितने गोलाकार थे यहीं से मिले। चावल के यानी धान के और बाजरे के भी साक्ष्य यही मिले हैं। और 3 युगल की समाधियाँ का संकेत भी यही मिली हुई है। ओके, और अग्नि कुंड भी मिला है और पंचतंत्र की, ओके, एक लोमड़ी चल्हाक का अंकन भी यहीं पर मिला हुआ है। उसके बाद मनका, ओके, मनका उद्योग भी यही मिला हुआ है। हाथी के दांत के भी पैमाने मिले हुए हैं। हाथी के दांत के भी पैमाने मिले हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं काली बंगा को देखते हैं। काली बंगा, यहाँ पर इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। साक्षी को देखते हैं तो इसमें जूते हुए खेत, यानी एक साथ 2 फसलें, सरसों और चना। उसके बाद 7 इसमें अग्निय कुंड मिलते हैं जो आयताकार वेदिकाएं हैं। उसके बाद भूकंप के भी प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद ऊँट की हड्डियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे। ओके, ऊँट के हड्डी भी मिलते हैं।
उसके बाद अलकृत ईंटें भी मिलते हैं, ओके, जो फर्श में थे। उसके बाद लकड़ी की नाली बनी हुई मिलती है। फिर बेलनाकार मोहरे मिलते हैं। उसके बाद शल्य चिकित्सा यानी खोपड़ी के सर्जरी के प्रणाम और एक बच्चे की खोपड़ी में 6 हड्डी भी मिलते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, एक बच्चे के खोपड़ी में 6 हड्डी के भी मिलते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा की अगर विशेषता देखिए तो ये 3 नगरों में बटा था, ओके, यानी इसके 3 नगर थे। ये समझने के लिए समझ लीजिएगा कि ये ऐसे 3 नगर थे, बीच बीच में मान लीजिए कोई नदी थी, समझने के लिए बस बता रहे थे। देखिए इसमें बीच मतलब ये पहले वाले को दुर्ग बोला गया, फिर इसको मध्य बोला गया और इसको निचला, यानी ये जो धौलावीरा था वो 3 नगरों में भागों में बटा था। दुर्ग, मध्य और निचला में ये विभक्त था, ओके। उसके बाद साक्ष्य को देखते हैं तो यहाँ पे उन्नत जल का प्रबंधन भी यहीं पर मिला है, यानी जल को इकट्ठा करने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सुनामी के भी साक्ष्य यहीं पर मिले हुए हैं। उसके बाद साइन बोर्ड मिला है, ओके, जैसे ये देखिए साइन बोर्ड यानी 10 बड़े अक्षरों वाले एक शिला लेख मिला है, यानी साइन बोर्ड ये ऐसे मिले हैं, साइन लेख। उसके बाद गिरगिट के प्रतिमा भी मिला है, यहाँ पे गिरगिट के प्रतिमा भी मिला है, गिरगिट के प्रतिमा भी मिला है। उसके बाद यहाँ पे स्टेडियम भी का साक्ष्य है। तो यहाँ पर सुरकोटा इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ यानी घोड़े की हड्डी भी मिल रहे हैं। उसके बाद कलश में क्या बोलते हैं, सावधान मिले, यानी कलश में कुछ हड्डी भी मिले हैं, ओके, कलश में। आगे देखते हैं तो बनावली, यहाँ पर देखिएगा तो मिट्टी का बना हुआ हल, ओके, मिट्टी का बना हुआ हल मिला हुआ है। उसके बाद बढ़िया किस्म का जौ भी मिला है, यहाँ पे बढ़िया किस्म का जौ मिला हुआ है। फिर तांबे का, ओके, ब्रांड मिला है। उसके बाद नोट, यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी यहाँ जल को निकास करने का कोई प्रभाव मतलब अभाव है, यानी कोई यहाँ साक्ष्य नहीं मिला है। कहाँ पर, बनावली में। आगे देखते हैं, यहाँ पे होगा रोपण। रोपण, अगर आप रोपण देखेंगे तो वर्तमान के पंजाब में है और मानव के साथ कुत्ते, ठीक है, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यह स्वतंत्रता के बाद खोदा गया पहला स्थल था। कौन, रोपण, पंजाब का। आगे देखेंगे तो रंगपुर आता है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। यहाँ पर धान की, ओके, भूसी ढेर मिली हुई है। धान की कहाँ पर, रंगपुर जो गुजरात में है, यहाँ पर धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं। आगे देखते हैं तो राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। और यहाँ पे भारत में स्थित, ओके, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ओके, राखीगढ़ जो हरियाणा में है और ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। उसके बाद दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। और यहाँ पर तांबे का रथ जो कहा जाता है कि 32 टकों द्वारा उपलब्ध है और यह रथ चलते हुए मानुष के द्वारा है, ओके। उसके बाद देखते हैं कुणाल। कुणाल को देखिए तो ये भी हरियाणा में है और अभी तक यहाँ पे चांदी के 2 मुकुटे मिले हुए हैं। क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हुए हैं, ओके, चांदी के यहाँ पर 2 मुकुटे मिले हुए हैं। इस सामाजिक और संस्कृतीय जीवन के देखिए आपकी पीएटी परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस साल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सामाजिक और संस्कृतीय जीवन के देखेंगे तो जैसे समाज कैसा था, तो समाज इनका मात्र सत्तात्मक था, यानी मताओं का राज था, ऐसे समझिए। वर्ग यहाँ पर कौन कौन से थे, तो विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक भी थे। उसके बाद भोजन क्या क्या करते थे, ये शाकाहारी भी करते थे, मांसाहारी दोनों करते थे।
उसके बाद मनोरंजन के लिए पासे यानी डाइस खेलते थे, शिकार करते थे और शतरंज भी करते थे और नृत्य भी करते थे। शतरंज खेलते थे, नृत्य करते थे। उसके बाद अंतिम संस्कार। ओके, इसका अगर अंतिम संस्कार की अगर बात करें यानी समाधान क्या क्या था, तो यह पूर्व समाधायीकरण था। ओके, जो सर्वाधिक प्रचलित है। फिर आंशिक समाधिकरण था, यानी पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाया जाता था। उसके बाद तीसरा दाह संस्कार यानी जला दिया जाता था। ओके, तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक इनके जीवन थे, किसका, हड़प्पा कालीन लोगों का। अब इसके बाद आर्थिक स्थिति को देखिए, तो आर्थिक स्थिति में इनका सबसे पहले देखिए कृषि। कृषि एक मुख्य फसल होते थे और कृषि में मुख्य फसल कौन कौन से थे, तो गेहूं और जौ हुआ करता था। जो कपास उगाने का श्रेय सिंध वासियों को है और यहाँ के यूनानी इसे सिंडन कहते थे। ओके, आर्थिक जीवन में देखा जाए तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण था। उसमें मुख्य फसल कौन था, तो गेहूं और जौ हुआ करता था। कपास उगाने का जो श्रेय था वो सिंधु वासियों को है और यूनानी इसे सिंधन कहते थे। उसके बाद पशुपालन, तो ये कुबड़ वाले सांड को पालते थे, भेड़ पालते थे, बकरी, भैंस और घोड़े का ज्ञान संधि, यानी घोड़े का यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, यानी यहाँ नहीं मिला है कोई साक्ष्य। उसके बाद यहाँ देखेंगे व्यापार कैसा था, तो वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु देकर अपना व्यापार किया करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं तो मोहरे सिल खड़ी की बनी होती थी। उसके बाद सौधारित जो मोहरे थे वो एक श्रृंगी पशु के बने, यानी एक श्रृंगी पशुओं से अधिकतम मोहरे यहाँ बनाए गए थे। क्या इनके विदेशीय व्यापार थे, तो विदेशीय व्यापार जैसे मेहलुआ जो सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम है और इसको मेसोपोटामिया के लेखकों ने लिखा है। उसके बाद दिलमुन ये बहरीन में है, बहरीन से भी इनका था। उसके बाद आगे देखिए तो मकान जो ओमान के तट पर स्थित, यानी इनका ये विदेशी व्यापार यहाँ तक था। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारा थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिए। हमारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे बाढ़ बहुत सारे विज्ञानी मतलब विचारधारा इतिहासकारों ने बोला कि बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया। कौन कौन थे, जैसे मैके ने बोला, मार्शल ने भी बोला और एस.आर. राव ने भी ये बोला था क्या कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया। उसके बाद ब्राह्मण आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण के भी कारण कौन बोला, तो चाइल्ड, व्हील और पिंगान, ये सभी ने बोला क्या कि यहाँ इनके ऊपर आर्यों ने भी आक्रमण कर दिया। उसके बाद आगे जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन हुआ। ओके, तो ओरेल स्टीन ने बोला, ये अमलानंद घोष ने भी बोला ये बात, ये जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन हो गया। फिर भूतांत्रिक परिवर्तन हो गया, एस.आर. साहनी ने बोला। प्राकृतिक आपदा भी आ गया, मलेरिया आ गया, ओके, इस कारण पतन हो गया। ये कौन बोला, तो KUR कैनेडी ने बोला। फिर नदियों के मार्ग क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, तो ये वत्सैने ने बोला। उसके बाद प्रशासनिक शिथिलता आ गई, ओके, ये जॉन मार्शल ने बोला। ओके, तो चलिए दोस्तों, आपकी इस क्लास को हमने पूरा सिंधु सभ्यता की चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर दिए हैं पूरी थ्योरी के साथ। आपको अगर न समझ में, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, शुरू से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा और इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।